नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। मन की बात का 133वां एपिसोड जो है आज प्रसारित होगा। सुबह 11 बजे देशवासियों से संवाद करेंगे। ऐसे में कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। महिला आरक्षण और गर्मी पर बोल सकते हैं पीएम मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात का 133वां एपिसोड करेंगे। पीएम मोदी इस बार महिला आरक्षण पर बोल सकते हैं और 17 अप्रैल को महिला आरक्षण से जुड़ा लोकसभा की सीटें बढ़ाने के बाद से अब ये मन की बात जो है वो 11 बजे शुरू होगा और इसके साथ ही वो 14 मई को होने वाले मदरसा डे पर भी बात कर सकते हैं। ऐसे में देश भर में लगातार गर्मी बढ़ रही है। हीट स्ट्रोक से मौत की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री बढ़ती गर्मी और गर्मी से बचने के तरीकों पर भी बात कर सकते हैं। 29 अप्रैल को मन की बात का 132वां एपिसोड में बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है थोड़ी देर के बाद से मन की बात का एपिसोड प्रसारित करेंगे। ऐसे में गर्मी को लेकर भी विचार साझा कर सकते हैं और महिला आरक्षण बिल पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। तो वहीं गुजरात में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जो है जारी है और पीएम मोदी ने पोस्टर बैलेट से मतदान किया है। 20,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गुजरात में निकाय चुनाव को लेकर लगातार सुबह से ही वोटिंग जो है वो जारी है और पीएम मोदी ने भी मतदान किया है। 20,000 से अधिक उम्मीदवार जो है वो मैदान में है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज लगातार वोटिंग हो रही है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल ये माना जा रहा है और चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। राज्य की अहमदाबाद, सूरत, राजकोट समेत नगर निगम की 84 नगर पालिका, 34 जिला पंचायत और 260 तालुक पंचायत की 9,262 सीटों पर लगातार मतदान हो रहा है। निकाय चुनाव में कुल 25,000 से ज्यादा प्रत्याशी जो है वो जंग के मैदान में आमने सामने हैं और इनका फैसला जो है 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता जो है वो करेंगे और इस चुनाव के नतीजे जो है 28 अप्रैल को आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने परिवार के साथ मतदान करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल समेत कई केंद्रीय मंत्री गुजरात में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पीएम मोदी पहले ही पोस्टल बैलेट से मतदान कर चुके हैं। और बड़ी जानकारी वॉशिंगटन से निकलकर सामने आ रही है, जहां वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में फायरिंग हुई है। डिनर पार्टी में ट्रंप और जेडी वेंस भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षित फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है और ऐसे में बड़ी जानकारी वॉशिंगटन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर होटल में फायरिंग हुई है और इस दौरान जेडी वेंस भी मौके पर मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में उस वक्त हड़कंप मच गया है जब व्हाइट हाउस के डिनर पार्टी के दौरान गोलियों की आवाज जो है पूरी तरह से सुनाई दी। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शामिल होने वाले थे और इसे सुरक्षा में बड़ी चूक भी माना जा रहा है। घटना के बाद से हमलावर को फिलहाल पकड़ लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है और इस कार्यक्रम में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी भी शामिल थी। यूके सीक्रेट सर्विस के तहत ये बयान निकलकर सामने आया है और कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और साथ ही ट्रंप की पत्नी पूरी कैबिनेट में वहां पर मौके पर मौजूद थे और इस दौरान ये बड़ी गोलीबारी हुई है। गोलीबारी की घटना जो है वॉलरूम से ठीक ऊपर वाले कमरे में हुई और आवाज सुनते ही सीक्रेट सर्विस के जवानों ने तुरंत ही राष्ट्रपति ट्रंप को घेर लिया और मंच से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फायरिंग का वीडियो भी है जो वो सामने आ गया। ऐसे में खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो आरोपी था उसे पकड़ लिया गया है। ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। हालांकि ट्रंप जो है वो मंच पर बैठ गए और अचानक से ही ये फायरिंग हुई, जिसके बाद से हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और हमारे साथ चर्चा में संदीप चौधरी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, ये बड़ा मामला सामने आया है क्योंकि ट्रंप पर ये गोली चली है, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा देश जिसकी दुनिया में तूती बोलती है वो है अमेरिका, और यूएसए के राष्ट्रपति के ऊपर हमला होना, गोली चलना बहुत बड़ी एक
चूक है। और आपको याद होगा जब वो चुनावी मैदान में थे, अपनी चुनाव की रैलियां कर रहे थे, उस वक्त भी उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, तब भी वो बच गए थे। और एक बार फिर से ऐसी घटना को अंजाम दिया जाना वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन तारीफ करनी होगी अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों की, जिन्होंने चीजों को पहले भी काबू किया है और इस बार भी वो राष्ट्रपति ट्रंप को बचा करके ले गए। और जो भी इस तरीके की फायरिंग करने वाले व्यक्ति थे वो उनको फौरन मौके पर धर दबोचा। बिल्कुल, ऐसे में ट्रंप की सुरक्षा में ये बड़ी सेध का मामला सामने आया है। तो क्या इतनी सुरक्षा जो है अमेरिका की, जहां पर राष्ट्रपति रहता है, इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी होती है, लेकिन फिर भी फायरिंग हुई है? देखिए अनिता जी, ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक हुई, किस तरीके से हथियार वहां पर पहुंचे और किस तरीके से ये फायरिंग हुई। ये एक बड़ा जांच का विषय है कि क्या कोई अंदर का अधिकारी या इंटेलिजेंस के लोग कहीं हुए थे या फिर कुछ तैयारियां इस लेवल पर की गई थी कि जो फायरिंग करने वाले शख्स थे उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को भी चकमा दे दिया। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी, खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि ट्रंप ने ये गोली जो है खुद पे जानबूझ के चलवाई हो, ऐसा हो सकता है? ये कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि कई बार इस तरीके के इनपुट्स दुनिया के कई देशों से निकल करके आए कि किसी ने अपने फौजियों के ऊपर बमों से हमला करवा दिया, किसी ने RDX से आतंकवादी लेकर घूमते उन्होंने उसको पटका दिया उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए। कई देशों से इस तरीके की खबरें समय समय पर मिलती रही हैं। लेकिन अभी ये कहना अमेरिका के लिए जल्दबाजी होगा। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वो मौके पर मौजूद थे। ऐसे में डिनर में शामिल 2000 से ज्यादा लोग वहां पर छिपकर अपनी जान बचाए हैं, जबकि वेटर जो है निकलकर भाग गए। हालांकि खबर निकलकर सामने आ रही है कि इस फायरिंग में आरोपी जो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं वॉशिंगटन फायरिंग पर अब ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वॉशिंगटन फायरिंग पर बोले हैं ट्रंप, हमलावर के पास पावरफुल गन थी। ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को ये गोली लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन DC के हिल्टन होटल में हुई गोलीबारी की घटना पर कहा है कि हमलावर के पास पावरफुल गन था और इस गोलीबारी के दौरान एक सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी है। एजेंट ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और हम सीक्रेट सर्विस एजेंट पर गर्व है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक आदमी कई हथियारों से लैस होकर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर घुस गया और उसे सीक्रेट सर्विस के कुछ बहुत बहादुर सदस्यों ने फिलहाल पकड़ लिया और एक ऑफिसर को गोली लगी है, लेकिन उसे बचा लिया गया है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। और मैंने अभी अफसर से बातचीत की है और वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की है कि एक अधिकारी पर गोली चलाई गई है, लेकिन वो ठीक रहकर क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। ट्रंप ने कहा है कि उसे पर बहुत करीब से एक बहुत ही शक्तिशाली बंदूक से गोली चलाई गई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट ने अपना काम कर दिया। Officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun, and the vest did the job. And he's doing great. He's in great shape. He is has very high spirits, and we told him we love him and respect him. And he's a very proud guy. He's very proud of what he does. Secret Service agent. Officer was अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस के डिनर पार्टी में ये अंधाधुंध गोलीबारी हुई है और हमलावरों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। और इसके बाद से अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने वहां पर मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत ही स्टेज से उतार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और हालातों को बारे में जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा है कि गोलीबारी की संदिग्धता के पास सीक्रेट सर्विस द्वारा रोके जाने से पहले कई हथियार थे और ट्रंप ने इस घटना के बाद से 2024 में खुद पर हुए हमले को लेकर भी याद किया है। वहीं PM मोदी ने भी वॉशिंगटन DC
पर हुए हमले के बाद से अब अपना बयान जारी किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है फर्स्ट लेडीज और उपराष्ट्रपति हाल ही में वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई सुरक्षा घटना के बाद से सुरक्षित है। उन्हें नुकसान नहीं हुआ और मैं उनकी लगातार सुरक्षा और भलाई के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई भी जगह नहीं होती है और इससे की पूरी तरह से मैं निंदा करता हूं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन में हुए हमले के बाद से अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह संदेश साझा किया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरगाची एक बार फिर से पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। आरगाची के ओमान का दौरा जो है वो पूरा करने के बाद पाकिस्तान लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। वो शनिवार को ही पाकिस्तान से ओमान के लिए गए थे। ईरानी विदेश मंत्री का ओमान के रूस जाने का कार्यक्रम था, लेकिन ईरानी मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि वो इस्लामाबाद होते हुए मॉस्को जाएंगे। आरगाची ने इससे पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की थी, लेकिन इन चर्चाओं के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली थी और इसके बाद वो मस्कट पहुंचे। अमेरिकी वार्ताकारों ने भी शनिवार को पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन ईरान की वार्ता से इनकार करने के बाद से ट्रंप ने इसे रोक दिया है। आरगाची ने पाकिस्तान की अपनी यात्रा को फलदायी बताया और कहा है कि उन्हें युद्ध की स्थायी रूप से समाप्त करने के संबंध में ईरान का पक्ष स्पष्ट कर दिया है और इसके साथ ही उन्होंने गेंद को वॉशिंगटन के पाले में डालते हुए सवाल उठाया कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर वास्तव में गंभीर है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आरगाची जो हैं वो एक बार फिर से पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। 24 घंटे में दूसरे दौरे की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऐसे में लगातार बैठकों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान और ईरान एक टेबल पर आ सकते हैं और युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। हालांकि कई तरह के सवाल निकलकर यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि आरगाची के जाने के बाद से क्या पाकिस्तान के जो जेडी वैंस है, अमेरिका के जेडी वैंस क्या मौके पर पहुंचेंगे। इससे पहले भी लेकर एक बार बैठक हो चुकी है, तो वही दूसरी बार की बैठक पर सभी की आंखें टिकी हुई है कि क्या ये बैठक सफल होगी और क्या एक बार फिर से युद्ध विराम पर इन दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकता है और या क्या फिर ये समझौता आगे ऐसे ही रहेगा। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अंडमान निकोबार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं और इस दौरान वो केंद्र सरकार की 81,000 करोड़ की लागत वाली महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार समग्र विकास परियोजनाओं को लेकर चिंताएं सामने रख सकते हैं। कांग्रेस के अंडमान निकोबार प्रभारी मणिकम टैगोर ने बताया है कि इस दौरे में वो गांधी ग्रेट निकोबार द्वीप भी जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केंद्र की 81,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर चिंताएं रेखांकित कर सकते हैं और ये परियोजना इस क्षेत्र की नाजुक परिस्थितियों पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव को लेकर लंबे समय से विवादों का केंद्र रही है और ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पाकिस्तान जो है लगातार ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट को लेकर सियासी बहस जो है वो देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता ने इस परियोजना का विरोध करते हुए पर्यावरण नुकसान और आदिवासी समुदाय पर इसका प्रभाव को लेकर भी गंभीर चिंता जताई है। ऐसे में राहुल गांधी जो है अंडमान निकोबार के दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय ये दौरा है और ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। आज से दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर लगातार सियासत जो है वो तेज होती जा रही है और उसको देखते हुए राहुल गांधी का ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने पार्टी और परिवार से अलग होकर नई पार्टी बना ली है, जिसका नाम रखा गया है टीआरएस। पिता के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्र समिति का मूल नाम जो है टीआरएस ही था, यानी कि कविता ने पिता के छोड़े गए नाम टीआरएस को ही अपनाया है और अपनी पार्टी के नाम और एजेंडे की घोषणा करते हुए कविता ने सत्ताधारी कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस पर तीखा हमला बोला है। पिता को बदला हुआ इंसान और आत्महीन बताया है। कविता ने कहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि उनके पिता लोगों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। कविता ने कहा है कि उनकी पार्टी 2028 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मालूम हो कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में नाम आने पर वो 165 दिन जेल में भी रही हैं। सितंबर 2025 में उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था कि कविता को बीआरएस से निकलने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया और पिता जो है के चंद्रशेखर राव ने ये बड़ा फैसला लिया था। बीआरएस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कविता की गतिविधियां पार्टी के खिलाफ थी, जिसके बाद से के कविता ने अब नई पार्टी का ऐलान कर दिया है।
भारत के अलग अलग रूपों को अपने कैमरे में कैद करने वाले देश के प्रखर फोटोग्राफर रघु राय की आज सुबह एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वो 83 साल के थे। रघु राय के बेटे और फोटोग्राफर नितिन रॉय ने बताया है कि उनके पिता को 2 साल पहले प्रोस्टेट कैंसर हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें राहत मिल गई थी। फिर कैंसर पेट तक फैल गया, जो कि ठीक हो गया था और हाल ही में वो मस्तिष्क तक पहुंच गया था और अब उन्हें उम्र संबंधित अन्य तकलीफें भी होने लगी थी। रघु राय के परिवार में उनकी पत्नी गुरमीत, बेटा नितिन और 3 बेटियां लगन, अवनी और पूर्वैया हैं। उनका अंतिम संस्कार रविवार शाम 4 बजे लोधी शमशान घाट पर किया जाएगा। रघु राय का भारतीय फोटोग्राफी और फोटो पत्रकारिता में करियर जो है वो 5 दशक से भी ज्यादा रहा है। उन्होंने आपातकाल से लेकर भोपाल गैस त्रासदी को अपने कैमरे में कैद किया था। इसके अलावा उन्होंने देश और दुनिया के कई महत्वपूर्ण घटनाओं को भी अपने कैमरे में उतारा था। उनकी ली गई आज भी कई ऐतिहासिक तस्वीरें ऐसी हैं जो महज फोटो नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज मानी जाती हैं। देश में भीषण गर्मी का असर लगातार तेज होता जा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ ही देश में बिजली की मांग जो है वो 252.07 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। इससे पहले मई 2024 से 250 GW का रिकॉर्ड भी बना था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में 10 राज्यों में हीट वेव और वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश का बांदा देश में सबसे गर्म शहर रहा, जहाँ पर तापमान जो है 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में तापमान जो है 45.5 डिग्री सेल्सियस रहा। वाराणसी में 45 डिग्री सेल्सियस और झांसी में 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान जो है 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और ग्वालियर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र और 8वीं तक के सभी स्कूल 27 से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के बाड़मेर में 45.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। वहीं पंजाब के फरीदकोट में 45.2 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा के रोहतक में 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अकोला, अमरावती में तापमान जो है 45.6 डिग्री सेल्सियस, वर्धा में 45.5 डिग्री और वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊना में तापमान जो है 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज रहा है। हालांकि 27 अप्रैल में बारिश का अनुमान है। केरल और आंध्र प्रदेश में भी तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और हीट वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। कोलंबिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में एक बस में बम धमाका हुआ और इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई और 17 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें कि गवर्नर जो है मुजमैन ने बताया है कि धमाका काजीबियो में हुआ है, जहां पर हाईवे पर ये धमाका हुआ है। बस उस समय रास्ते पर चल रही थी जब उसमें रखा विस्फोटक जो है वो फट गया। सेना के कमांडर जनरल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया है। उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी जो है इवाना मोडिस्को को नेटवर्क और साथ ही गुट को ठहराए। ये दोनों गुट पूर्व विद्रोही संगठन फार्क से अलग हुए समूह हैं और इस समूहों ने साल 2016 में सरकार के साथ हुए शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति ने इस हमले पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि काजीबियो में 7 नागरिकों की हत्या करने वाले लोग आतंकवादी और ड्रग्स तस्कर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मरने वालों में कोई आम आदिवासी समुदाय के लोग थे और ये हमला पिछले 2 दिनों में हुई हिंसा की कई घटनाओं में से एक है। जनरल के अनुसार पिछले क्षेत्र में 48 घंटों में 26 आपराधिक घटनाएं जो सामने आई हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।